और चलिए इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताएं। एशियन गेम्स में भारत के मेडल का शतक लग चुका है। बड़ी और अच्छी खबर, एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 100 पदक जीत लिए हैं। तो ये अच्छी और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारत ने शतक जमा लिया है। पदक जीतने में से महिला कबड्डी ने भारत में गोल्ड जीता है और ऐसे में बड़ी और अच्छी खबर हम आपको बता रहे हैं। 100 मेडल भारत ने जीते हैं। एशियन गेम्स में भारत को ये बड़ी कामयाबी मिली है। अच्छी खबर, एशियन गेम्स में भारत के मेडल का यहां पर शतक लग चुका है। 100 मेडल भारत ने अपने नाम कर लिए हैं। तो विमेंस कबड्डी टीम ने अब गोल्ड जीता है। एशियन गेम्स में भारत के 100 पदक अब पूरे हो चुके हैं। महिला कबड्डी में भारत ने 100वां यानी कि जो 100वां पदक था वो जीत लिया है। इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदक जीते हैं। तो ये अच्छी और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एशियन गेम्स में 100 मेडल भारत ने हासिल कर लिए हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत को 100 मेडल मिले हैं। 100 मेडल अब तक भारत जीत चुका है और ऐसे में विमेंस कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर ये 100 मेडल पूरे कर दिए। तो एशियन गेम्स में बड़ी कामयाबी भारत को। इतिहास में पहली बार भारत ने 100 पदक जीते हैं और अभी 100वां मेडल विमेंस कबड्डी टीम ने जीता है जो कि गोल्ड है। और एशियन गेम्स में भारत के मेडल का यहां पर शतक लग चुका है। अब तक 100 पदक भारत जीत चुका है। आपको बताएं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत के हिस्से में 100 मेडल आई हैं। महिला कबड्डी टीम ने यहां पर भारत को गोल्ड दिलाया है 100वां। इतिहास में पहली बार जब भारत ने 100 पदक जीतकर यहां पर शतक लगा दिया है। 25 गोल्ड, 35 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिले हैं, जिसको मिलाकर अब 100 पदक भारत जीत चुका है। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे न्यूज रूम, जहां पर मेरे सहयोगी दीपा और राजेंद्र देव मौजूद है, जो कि आपको 60 सेकंड में खबरें दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जाति वाला दाव खेल दिया है। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि दोबारा सत्ता में लौटे तो जातीय गणना करवाएंगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार में जाति जनगणना के बाद चुनावी राज्यों ने भी जाति वाला दांव खेल दिया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दोबारा सत्ता में आने पर जाति जनगणना करवाने का ऐलान किया है। अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। प्रियंका गांधी के ऐलान के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दावा किया है कि जीते तो जाति जनगणना होगी। उन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनते ही हम जाति जनगणना करवाएंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ रही है। अब ऐसे में वादों का दौर चल रहा है और एक दूसरे पर सियासी बाण भी चल रहे हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में अभी सरकार कांग्रेस की है। ऐसे में दोबारा सत्ता में आने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है और जाति जनगणना वाला दांव भी उनमें से एक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर बहुत सियासी बयानबाजी हुई और अब उपराष्ट्रपति ने अपने इशाराना अंदाज में इसका जवाब दिया है। राजस्थान के अपने दौरे पर सवाल उठाने वाले सीएम अशोक गहलोत को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शायराना अंदाज में जवाब दिया है। खता क्या की हमने पता ही नहीं, आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की पता ही नहीं, ये कैसा मंजर है समझ से परे है, सवाल या निशान क्यों है, अपने घर आने के में क्या जुर्म है पता ही नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नसीहत दी है कि उनके दौरे बहुत पहले से फिक्स होते हैं। अब ऐसे में सवाल उठाना गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक नहीं होती, बड़े सोच विचार मंथन चिंतन के बाद होती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को हल्के में ना ले, ये सलाह भी अशोक गहलोत को दे डाली है। पर कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार, क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा, न कानून को पढ़ा, न अपने पद की मर्यादा रखी। जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद से 16 बार राजस्थान के दौरे कर चुके हैं। बीजेपी वाले नहीं पहचानते अपना प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। देखिए जरा। राजस्थान में चुनावों की सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही पार्टियां बैनर और होर्डिंग्स के जरिए चुनाव प्रचार में जुटी है। लेकिन सिरोही से एक दिलचस्प नजारा सामने आया है, जब एक बीजेपी नेता के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जगह
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का फोटो बैनर में लगा दिया। जैसे ही पोस्टर और बैनर को लेकर सवाल उठे तो बीजेपी नेता भी सामने आए और अपनी गलती मानी। मेरे द्वारा जो भी बैनर बनाए थे उसमें सीपी जोशी जी का फोटो की जगह मेरे विरोधी ने किसी और का एक बैनर में फोटो लगवा दिया और वो वायरल कर दिया, और ना ही तो उसमें मेरे को पता है और ना ही उसमें मेरा कोई रोल था। बीजेपी ने रमेश कोहली को सदस्यता अभियान का विधानसभा सह संयोजक बनाया है। अब ऐसे में उन्होंने बूथ जनसंपर्क अभियान के लिए ऑटो पर पोस्टर और बैनर लगवाए थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी है चित्तौड़गढ़ के सांसद, अब ऐसे में कांग्रेस नेता का फोटो क्यों लगा, ये बड़ा सवाल है। एक शख्स जो कागजों में मर चुका है, लेकिन वो एक ऐसा गिरोह चला रहा है जिसने सभी के होश उड़ा दिए थे। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। शख्स जिंदा नहीं था, सरकारी रिकॉर्ड में मर चुका था। वो शख्स नकली नोट छाप रहा था, गिरोह चला रहा था। इंदौर पुलिस ने लाखों रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। 5 आरोपियों को पकड़ा है और एक आरोपी की तलाश कर रही है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी होना शेष है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश ने बाकायदा प्लानिंग के साथ इसकी शुरुआत की थी। पहले वो गायब हो गया, रिकॉर्ड में उसे मृत घोषित कर दिया गया और इस बीच आरोपी घूमता, ध्यान लगाता था और फिर नए नाम के साथ लौटा था। अब उसका नाम था अशोक चौहान। इसके पास 2 आइडेंटिटीज हैं, एक राजेश बरपेते के नाम की आइडेंटिटी है और दूसरा अशोक चौहान के नाम की आइडेंटिटी है। अशोक चौहान के नाम सारे सरकारी दस्तावेज बनवाए, बैंक अकाउंट खुलवाए, नोट छापने का इंतजाम किया, गिरोह बनाया और नकली नोट छापकर बाजार में चलाना शुरू कर दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए इसने अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करी, उसी का यूज करके ट्रांजैक्शंस किया करता था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि अब तक करीब 30 लाख रुपए के नकली नोट बाजार में चला चुके हैं। हर साल की तरह मौसम के बदलाव के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया है, लोगों की चिंता का कारण बन गया है। लेकिन एक अच्छी खबर है, एक इको फ्रेंडली जनरेटर आ गया है, ड्यूल फ्यूल। देखिए, दिल्ली में ठंड के मौसम में प्रदूषण का लेवल बहुत खराब स्तर पर पहुंच जाता है। नतीजतन सरकार कई पाबंदियां लगाती है, जिसमें सबसे पहले डीजल वाले जनरेटर बैन किया जाता है। दिल्ली एनसीआर में जनरेटर का इस्तेमाल सोसाइटी, फैक्ट्रियों में होता है, लेकिन अब बिना नियम तोड़े आप जनरेटर चला सकते हैं। फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने रेगुलेशन डाली है कि आप इसमें डुअल फ्यूल यूज करें। ड्यूल फ्यूल में 70% डीजल गैस से रिप्लेस हो जाता है। गैस कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीएनजी हो या नेचुरल गैस। वहीं इसका खर्च डीजल के मुकाबले आधा आता है। अब डीजल की कीमत अभी 90 रुपए लीटर से ज्यादा है। डीजल से 28 से 30 रुपए में 1 यूनिट बिजली मिलती है। ड्यूल फ्यूल में पीएनजी से 1 यूनिट बिजली 24 से 25 रुपए में मिलती है। वहीं अगर 100% पीएनजी पर आएंगे तो 19 से 20 रुपए में 1 यूनिट बिजली मिलेगी। डीजल जनरेटर इस्तेमाल करने वाले लोग आराम से अपने डीजल जनरेटर को ड्यूल फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डीजल जनरेटर के अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। भारतीय वायुसेना के जांबाजों ने एयरफोर्स की 91वीं वर्षगांठ से पहले प्रयागराज में अपना जौहर दिखाया। आपको दिखाते हैं एयरफोर्स का हैरत अंगेज कारनामा। एयर शो में दिखा भारतीय वायुवीरों का दम। वायुसेना के जांबाजों ने बादलों के बीच लहराया शौर्य का परचम। तस्वीरें वायुसेना के प्रयागराज स्थित मुख्यालय की है, जहां 6 से 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स के स्थापना दिवस के मौके पर एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। एयरफोर्स डे से पहले शुक्रवार को फुल डे रिहर्सल के दौरान प्रयागराज का आसमान भारतीय वायुसेना के साहस और शौर्य का साक्षी बन रहा था। तो जमीन पर वायुसेना के जांबाजों ने परेड करके अपने कौशल और दम का परिचय दिया। एयर शो में विंटेज विमान टाइगर मॉथ, हार्बर ट्रेनर, ट्रांसपोर्ट जहाज C-130, IAL 78, चेतक हेलीकॉप्टर और रुद्र हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज रहा था। करगिल युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला मिराज 2000, फाइटर प्लेन तेजस, राफेल, कोबरा, Su-5, Su-30 और MiG-21 संगम क्षेत्र में बादलों के बीच हवा से बातें करते दिखे। आगे बढ़ते हैं एक अच्छी खबर के साथ। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को तोहफा मिला है। ये सौगात क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्रूज की सवारी का अपना ही अलग शाम है। क्रूज की सवारी जितनी आलिशान होती है, शायद उतनी लग्जरी टूरिस्टों को किसी और जगह मिलती हो। क्रूज में सफर करते हुए टूरिस्ट लेटकर पानी में सफर कर सकते हैं और कभी ना भुलाए जा सकने वाला सफर का लुत्फ
उठा सकते हैं। झील में उतरते क्रूज की तस्वीरें गोरखपुर के रामगढ़ की है। आप इसमें नवरात्रि से सैर कर सकते हैं और सपनों की मुंबई और गोवा का लुत्फ गोरखपुर में उठा सकते हैं। शुक्रवार को 200 टन क्रूज को रामगढ़ झील में उतार दिया गया। सीएम योगी चाहते हैं कि इंटीरियर का काम पूरा करने के बाद इस क्रूज को नवरात्रि तक लोगों के लिए तैयार कर दिया जाए। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रामगढ़ झील में क्रूज का शुभारंभ करके लोगों को सपनों की मुंबई और गोवा के शहर का एहसास कराएंगे। झील के किनारे पर पानी कम होने की वजह से इसे उतारने में बीते दिनों मुश्किल आ रही थी, लेकिन अब गोरखपुर के लोग जल्द ही क्रूज की सैर कर सकेंगे। 1.25 करोड़ रुपए खर्च करके पैसेंजर वेटिंग प्लेटफॉर्म पर आया 3 फ्लोर का क्रूज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जो आपको दिखाएंगी मेरी सहयोगी दीपा। कुल हर्षा, देखिए दिल्ली में आबकारी नीति के मामले में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से नेताओं की नींद उड़ी हुई है। संजय सिंह से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके करीबियों के राज उगलवाए जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह और करीबियों को आमने सामने रखकर पूछताछ ईडी करने वाली है। और अगर ऐसा हुआ तो इसके बाद आप तय मानिए कि इस जांच की आज कुछ और नेताओं तक जरूर पहुंचेगी। देखिए रिपोर्ट। वो शख्स जिसकी वजह से जेल गए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, वो शख्स जिसे ईडी ने शराब घोटाले में बनाया सरकारी गवाह, आखिर कौन है वो शख्स जिसने चुनावी मौसम में राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया? उस शख्स का नाम है दिनेश अरोड़ा, दिल्ली का बड़ा कारोबारी। वो दिनेश अरोड़ा जिसके बयान की बिना पर ईडी ने कथित शराब घोटाले के आम आदमी पार्टी के तेज-तर्रार सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे आबकारी नीति घोटाले को लेकर पूछताछ हो रही है। ये ऐसा मुद्दा है जिसे बीजेपी ने आड़ो हाथ लिया है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर हैं। मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करने देते हैं। 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। क्या चल रहा है देश के अंदर? इस कथित शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा का ईडी को दिया बयान बड़ा निर्णायक बन गया है। अब ईडी रिमांड में लेकर संजय सिंह से पूछताछ तो कर रही है, उनके करीबी सर्वेश्वर मिश्रा से भी पूछताछ की है। सर्वेश्वर मिश्रा शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की। सर्वेश्वर मिश्रा पर दिनेश अरोड़ा से 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। ईडी की रिमांड कॉपी में भी सर्वेश्वर मिश्रा का नाम है, जो दिनेश अरोड़ा के संपर्क में था। हालांकि आज संजय सिंह के दूसरे करीबी विवेक त्यागी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ईडी की तैयारी सर्वेश्वर मिश्रा और विवेक त्यागी को संजय सिंह के सामने बिठाकर पूछताछ की है और ईडी पीएमएलए के तहत उनके बयान दर्ज करेगी। संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। उन पर आरोप है कि उन्हें कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने 2 बार 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। हालांकि संजय सिंह ने इन आरोपों को नकार दिया है, जिसके बाद बीजेपी और आप आमने सामने आ गए हैं। जो कोर्ट की सुनवाई चल रही है उसमें भी ईडी ने जो बताया कि संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा से मिलता रहता था और उसके बाद में संजय सिंह ये सारे शराब माफियाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर जाते थे और ये भी बताया कि 3 करोड़ रुपया इन लोगों ने संजय सिंह को दिया। आज ये समझने की जरूरत है, जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई ये आखिरकार क्यों हुई? जो भी मोदी जी के विरोध में बोलता है उन पर लगातार, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको मोदी जी ने उनके पीछे छोड़ दिया है। रिमांड कॉपी में दिनेश अरोड़ा के संजय सिंह के जिस स्टाफ से संपर्क में होने का जिक्र है, उन्हें ईडी के समन पर पेश होना पड़ा। इनमें से एक है सर्वेश्वर मिश्रा और दूसरा विवेक त्यागी। दिलचस्प बात यह है कि शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा 3 अक्टूबर 2023 को ही कथित शराब घोटाले के केस में सरकारी गवाह बने
और अगले ही दिन ईडी ने संजय सिंह के यहाँ छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? संजय जी क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे हैं। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? संजय जी क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए सब करा रहे हैं। अब ईडी संजय सिंह से अपनी रिमांड में ही सारे सवालों के जवाब लेना चाहती है ताकि इस पूरे घोटाले की कड़ियां जोड़ी जा सके। और इसी बीच एक अच्छी और बड़ी खबर हमने आपको बताई थी। एशियन गेम्स में भारत के मेडल का शतक लग चुका है। 25 गोल्ड, 35 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज पर कब्जा यहां पर भारत ने जमा लिया है। महिला कबड्डी में भारत ने गोल्ड जीता, जिसको मिलाकर अब कुल 100 पदक भारत ने हासिल कर लिए। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत के नाम 100 मेडल हुए हैं। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को यहां पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण, यहां पर पीएम मोदी बोलते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट लिखा है, एशियाई खेलों में ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। ये जीत हमारी महिला एथलीटों की अदम्य भावना का प्रमाण है। भारत को इस सफलता पर गर्व है। टीम को बधाई, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो ये पोस्ट पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है। सभी को यहां पर बधाई देते हुए नजर आए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट भी है जो कि पीएम मोदी ने किया। 100 गोल्ड मेडल भारत ने जीत लिए हैं। महिला कबड्डी में भारत ने ये गोल्ड मेडल जीता, जिसके बाद 100 मेडल भारत ने शतक यहां पर जमा लिया है। 25 गोल्ड, 35 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज पर यहां पर कब्जा जमा लिया, जिसके बाद खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने बधाई दी। और वक्त अब हमारे दूसरे स्पेशल सेगमेंट का है, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे मेरे सहयोगी राजेंद्र देव के पास। धन्यवाद हर्षा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, शिवराज के जनता से सवाल बढ़ते जा रहे हैं। अब की बार शिवराज ने पूछ लिया कि उन्हें सीएम बनना चाहिए या नहीं, और इसके बाद जनता का क्या जवाब आया वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक इमोशनल कार्ड खेल रही है। एक बार फिर उन्होंने अपना फैसला जनता की अदालत में छोड़ दिया है। उन्होंने एमपी के डिंडोरी में पूछा कि क्या उन्हें फिर सीएम बनना चाहिए या नहीं। मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूं? अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? शिवराज की टिकट अब तक फाइनल नहीं हुआ है। उनके लड़ने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। सीएम पद का चेहरा भी उन्हें नहीं बनाया गया है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर सियासी पैंतरा फेंक दिया। चुनाव लड़ेंगे तो जनता से पूछ के ही तो लड़ेंगे। हम पूछते हैं लड़े क्या? नहीं लड़े, जनता कहती लड़ो। तो ये तो देखो हमारा परिवार का रिश्ता है। इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार इमोशनल कार्ड नहीं खेला है। इससे पहले भी वो सीहोर में ऐसा दांव चल चुके हैं। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहाँ से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मध्य प्रदेश की सत्ता में अभी शिवराज सिंह चौहान काबिज है। ऐसे में वो कभी पहले चला जाऊंगा वाला बयान देते हैं तो कभी चुनाव लड़ूं या नहीं वाला। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब मैं जाऊंगा। शिवराज मध्य प्रदेश की सियासत बदलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अटकलें अब की बार खुद उन्हें बदले जाने की है। ये अटकलें क्यों हैं, पहले इसे समझते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 79 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इनमें शिवराज का नाम नहीं है। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन शिवराज की सीट घोषित नहीं की है।
बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाया जा रहा है। पीएम मोदी 25 सितंबर को जब भोपाल में थे तो उन्होंने 40 मिनट तक भाषण दिया, लेकिन ना तो शिवराज का जिक्र किया और ना ही उनकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का। आमतौर पर राज्यों में मौजूदा सीएम ही चुनाव में बीजेपी का चेहरा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बीजेपी अलग अंदाज में लड़ने की तैयारी में है। बीजेपी अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में शिवराज जनता के बीच जाकर भावुक हो रहे हैं और अपने कामों को भी गिनवा रहे हैं। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदली। अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूँ, मैं परिवार चलाता हूँ, परिवार। एक तरफ शिवराज जनता के बीच जाकर इमोशनल कार्ड खेल रही है, तो शिवराज सिंह चौहान के इमोशनल दाव की वजह भी है, क्योंकि 1990 में शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने थे। वो 5 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबा अनुभव भी शिवराज सिंह चौहान के पास है। अब बीजेपी में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं, अब ऐसे में शिवराज पर संशय के बादल छाए हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान के सियासी कद की रफ्तार जरूर धीमी पड़ी है, लेकिन वो जिस तरह से अपनी मौजूदगी दिखा रही है, वो बीजेपी के लिए संकट में डालने वाली हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।